नमस्कार, आज तारीख है 10 दिसंबर दिन बुधवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होती हैं खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। चुनाव सुधारों पर संसद में जारी चर्चा के बीच चुनाव आयोग की ओर से एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। चुनाव आयोग ने माना है कि पूरे देश में अभी भी 3,26,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स मौजूद हैं। सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में आयोग ने बताया कि उसने अब तक 6.5 लाख से अधिक डुप्लीकेट एपिक नंबरों की पहचान की, लेकिन इनमें से सिर्फ आधे यानी 3,26,957 नाम ही हटाए जा सके हैं। बाकी आधे अभी भी मतदाता सूची में बने हुए हैं। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद 1125 डुप्लीकेट वोटर अभी भी बचे हैं। छत्तीसगढ़ में 7,656 डुप्लीकेट वोटरों की बात सामने आई है। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग ने आधे डुप्लीकेट वोटर हटाने के बावजूद क्यों दावा किया कि समस्या पूरी तरह सुलझ गई। बिहार में एसआईआर पूरा होने के बाद भी डुप्लीकेट वोटर क्यों बचे हैं, और जब 7 महीने में भी आधे डुप्लीकेट नहीं हट सके तो सिर्फ 2 महीने के जल्दबाजी वाले एसआईआर से मतदाता सूची कैसे साफ हो जाएगी। उधर लोकसभा में बुधवार को चुनाव सुधार पर हंगामेदार चर्चा देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला। इस दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिला। अमित शाह अपना भाषण पूरा कर पाते, इस बीच विपक्ष ने हंगामा करते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया। दरअसल विपक्ष को अमित शाह की उस बात से आपत्ति थी जिसमें उन्होंने कहा था कि घुसपैठियों को बचाने के लिए विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि एसआईआर के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है। इस दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया जिसे परमाणु बम कहा गया था। अमित शाह ने 1952 से अब तक के हुए एसआईआर का जिक्र किया। जाहिर है इस दौरान ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार थी। इससे पहले मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने भी इस मामले पर विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने चर्चा के दौरान मांग की कि भविष्य में सभी चुनाव कागजी मतपत्रों के माध्यम से कराए जाएं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने संकट से जूझ रही इंडिगो एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एरबर्ग को कल यानी गुरुवार को व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। डीजीसीए ने इंडिगो से हाल के दिनों में हुई व्यापक उड़ान रद्दीकरण और देरी के बारे में पूरी रिपोर्ट, आंकड़े और अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। पीटर एल्बर्स को गुरुवार दोपहर ठीक 3 बजे डीजीसीए दफ्तर पहुंचना होगा। उनके साथ एयरलाइंस के सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। डीजीसीए ने कहा कि लगातार हो रही परेशानियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने क्रिप्टो निवेश घोटालों में से एक HPZ टोकन मामले में बड़ा एक्शन लिया है। कोर्ट ने 30 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस फ्रॉड के 2 मुख्य मास्टरमाइंड चीन के नागरिक वान जून और ली अनमिंग बताए जा रहे हैं। कोविड लॉकडाउन के दौरान उन्होंने शीगू टेक्नोलॉजी के नाम की कंपनी के जरिए एक फर्जी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। लोगों से कहा गया कि पैसा क्रिप्टो माइनिंग में लगेगा और कुछ ही दिनों में 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। महज 3 महीने में सैकड़ों करोड़ों रुपए ठग लिए गए। ठगी का पैसा शेल कंपनियों और पेमेंट गेटवे के जाल में घुमाकर मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। सीबीआई का कहना है कि जांच अभी जारी है और इस सिंडिकेट के और सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उधर सीबीआई ने अनिल अंबानी की ADA ग्रुप की 2 कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। पहला मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ है, जिसमें अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी को भी आरोपी बनाया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर दर्ज इस केस में कंपनी पर 228 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है। दूसरा मामला रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत पर दर्ज इस मामले में कंपनी पर 57 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का इल्जाम लगा है। दोनों मामलों में प्रमोटर्स, निदेशक और कुछ अज्ञात बैंक अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने भी ADA की कंपनियों के लोन खातों को धोखाधड़ी की श्रेणी में डाल दिया था। और आखिर में जानिए क्या है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, जिसकी सूची में दीपावली को किया गया है शामिल। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने भारत के सबसे बड़े पर्व दीपावली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिष्ठित सूची में शामिल कर लिया है। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की बैठक में
150 से ज़्यादा देशों के 700 से अधिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया। गौरतलब है कि दीपावली से पहले योग, कुंभ मेला, गरबा और दुर्गा पूजा जैसी भारतीय परंपराएं भी यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुकी हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने 17 अक्टूबर 2003 को पेरिस में आयोजित अपने 23वें महासम्मेलन के दौरान 2003 का कन्वेंशन अपनाया था। यह कन्वेंशन वैश्विक चिंताओं के जवाब में बनाया गया था कि जीवित सांस्कृतिक परंपराएं, मौखिक प्रथाएं, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक रीति रिवाज, ज्ञान प्रणालियां और हस्तकलाएं वैश्वीकरण, सामाजिक परिवर्तनों और सीमित संसाधनों के कारण खतरे में है। इसके पीछे यूनेस्को का तर्क है कि यह मान्यता सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देगी और सदियों पुरानी विरासत को वैश्विक पटल पर और मजबूती प्रदान करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट theLens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।